गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। हम संस्कार जोशी और बायोलॉजी ट्यूटर। जैसा कि आप जानते ही हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी, आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारा नया इनिशिएटिव है, जहां हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी कंबाइन एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे ला रहे हैं। आप हमारा ऐप अगर नहीं जानते तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जीवी फाउंडेशन। ऐप पे आपको हमारा प्रॉपर जो मटेरियल हम यहाँ पर कन्वे कर रहे हैं, वो मटेरियल एज अ पीडीएफ के फॉर्म में, हमारे नोट्स और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज होंगी जो हम वहां पर अपलोड करेंगे, वो सब चीजें एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिलेंगी। हम मेन ये इनिशिएटिव चाहते हैं कि हम सारी सब्जेक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म में ले आ रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म के नीचे सारी सब्जेक्ट अच्छी फैकल्टीज के साथ आप तक प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बजट फ्रेंडली आपके लिए। कोचिंग्स बहुत हाई फीस आपसे लेते हैं, हम बहुत कम फीस में ये एक प्रोजेक्ट हमारा इनिशिएट है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को, जो मेन सब्जेक्ट्स मैथ्स और साइंस के होते हैं, उन सबको एक साथ हम एक प्लेटफॉर्म के नीचे कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी हमारा साथ में चल रहा है, लिविंग वर्ल्ड 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। उसके साथ साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो हम 11th और 12th को साथ साथ में चलाएंगे, जिससे कि 11th क्लास का स्टूडेंट और 12th क्लास का स्टूडेंट एक साथ से पढ़ाई कर सके। और चैप्टर्स जो आपस में को रिलेट करते हैं, वो चैप्टर आप साथ में पढ़ेंगे तो आपके लिए और सिलेबस को पढ़ना आसान हो जाएगा। आज हम चैप्टर ले रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि फर्स्ट चैप्टर आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे बैच का नाम है कर्मे बैच। जैसे कि आप जानते हैं, हमने 11th बैच का नाम रखा है संस्कार बैच और 12th बैच का नाम रखा है कर्मे बैच। अब देख सकते हैं आप कि मेरा नाम है संस्कार जोशी। आप देख सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा चैप्टर है। हम इसके बारे में धीरे धीरे से डिस्कस करेंगे। आज पहली क्लास है, तो हम बेसिक बेसिक चीजें बताएंगे कि आपको भी हल्का हल्का समझ में आए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसके बाद हम फर्दर क्लासेस में अलग अलग चीजें डिवाइड करेंगे टॉपिक वाइज, और हम 20 से 25 मिनट का एक सेगमेंट रखेंगे, जिससे कि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे, आप भी बोर ना हो जाएं किसी टॉपिक को लेकर के। और जितना शॉर्ट टॉपिक होता है, इतना पढ़ने में भी मजा आता है और अट्रैक्टिव भी होता है, आप जल्दी याद भी कर सकते हैं उसे। देखिए, ओके, यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। टॉपिक का पहला एनसीईआरटी अगर आप खोलेंगे तो पहला हेडलाइन होता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन से स्टार्ट होता है चैप्टर। मैं आपको एक बेसिक चीजें बता देता हूँ चैप्टर पढ़ने से पहले कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जो एनसीईआरटी की जनरल मिस्टेक्स हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ चीजें ऐसी है जो इंपॉर्टेंट होती है पढ़ने के हिसाब से, जो हमें इस चैप्टर में देखनी है। आपको एक फ्लो चार्ट दे देता हूं मैं हल्का सा। मेनली हमारा फोकस नीट एग्जाम भी होता है, क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने का मेन किसी का भी एम होता है मेडिकल, प्री मेडिकल एंट्रेंस निकालना। अब प्री मेडिकल एंट्रेंस के हिसाब से बात करें तो ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। और मान लो इस चैप्टर से क्वेश्चन ना भी आया, तो ये चैप्टर जो है वो बाकी बहुत सारे चैप्टर से रिलेट करता है। इस चैप्टर की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए फर्दर चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। अब देखिए, इस चैप्टर से जनरली एक क्वेश्चन आता है, तो आपका माइंडसेट यहां से क्लियर होना चाहिए कि अच्छा, एक क्वेश्चन आता है। एक से ज्यादा क्वेश्चन आज तक नहीं आए, अगर आगे आ सकते हैं, बट एक क्वेश्चन आता है, जनरली एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर। अब देखिए, ये चैप्टर फर्दर कौन कौन से चैप्टर से को रिलेट करता है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स। यहां प्लांट से मतलब है फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है। वो हम डिटेल में चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। आपको मैं चैप्टर्स के नाम बता देता हूं जिनसे रिलेट करता है चैप्टर। दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और एक और चैप्टर से रिलेट करता है जिसका नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया किन किन चैप्टर से ये रिलेट करता है। एनसीईआरटी में है ये चैप्टर, आप ये तीनों चैप्टर आपको 11th क्लास में मिल जाएंगे। तीनों प्लांट डाइवर्सिटी के चैप्टर्स हैं जिनसे चैप्टर रिलेट करता है। अब एक चीज देख लेते हैं, कुछ जनरल स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के, वो हमें ध्यान होनी चाहिए कि कुछ जनरल स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिख लिए हैं, वो गलत है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए। हमें आंसर तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी लिख देती है कि बैक्टीरिया में माइटोसिस होता है। इस चैप्टर में एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोसिस होता है, लेकिन
हमें पता है कि बैक्टीरिया तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, तो माइटोसिस तो चांस ही नहीं है। माइटोसिस होने के लिए पहली कंडीशन ही है कि ऑर्गेनिज्म का मल्टी सेल्युलर होना जरूरी है, मोर डेवलप्ड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। तो बैक्टीरिया तो सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, कोई वेरिएशंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, उसकी सिर्फ एक सेल है, तो माइटोसिस तो हो ही नहीं सकता। तो पहला तो यही एक कॉन्ट्राडिक्शन है। दूसरा है, एनसीईआरटी लिख लेता है कि फंजाई में और एल्गी, फंजाई में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जनरल स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने लिख लिया। लेकिन आगे जब मैं आपको प्लांट किंगडम 11th क्लास का 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एल्गी होता है, कुछ कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं, कुछ कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी शो करते हैं। ये कुछ जनरल स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लिख रखे हैं, आपको इसी तरीके से इनको ध्यान में रखना है। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, पहला हम इस चैप्टर में देखते हैं, पहला सा हेडिंग है कि लाइफ स्पैन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें बताना चाहिए कि लाइफ स्पैन क्या होता है। जनरली आपको मैं एक चीज बताता हूं, लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि आपका बर्थ से लेकर के आपकी नेचुरल डेथ, मतलब आपका आज बर्थ हो गया, वहां से लेकर के आपकी नेचुरल डेथ जब तक होती है, वो जो टाइम पीरियड आप इस प्लेनेट पे सर्वाइव कर रहे हो, जी रहे हो, उस टाइम पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब देखिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पीरियड विच बिगिंस फ्रॉम बर्थ, which begins from birth and ends with the natural death of an organism is its lifespan. Natural death, एक्सीडेंटल डेथ यहां पर नहीं काउंट होती है। आप सिंपल हिंदी में समझे कि कोई ऑर्गेनिज्म आज बर्थ ले रहा है इस प्लेनेट पे, यहां से लेकर के जब तक उसकी नेचुरल डेथ ना हो जाती है, वो उसका एक लाइफ स्पैन है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर का नाम ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, तो आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब reproduction is a biological process wherein younger ones produced are identical to their parents. इस लाइन का ये बेसिक मतलब होता है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर कोई एडल्ट अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसका यंगर वन जो बनेगा वो एडल्ट की तरह आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल का मतलब है कि फीचर्स कॉमन होंगे, समझिए। इसमें फिर आगे फर्दर दो पार्ट हो जाते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल, वो हम आगे बात करेंगे। बेसिक रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसका यंगर वन बनाएगा। अब जो यंगर वन जो बनाया उन्होंने वो आइडेंटिकल होगा किसके, उसके एल्डर वन के बना। आप एग्जांपल ले लीजिए, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन की तरह दिखता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट की तरह दिखता है, लायन का बच्चा लायन की तरह दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो आइडेंटिकल है। समझ लो, तो ये पहली लाइन आपको समझ में आ गई। अब देखिए, दिस फेनोमेनन इज सिग्निफिकेंट इन कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आप देख सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म जनरेशन आफ्टर जनरेशन कंटिन्यूटी फॉलो करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, एक एग्जांपल ले लो, आपके दादाजी हो गए मान लो, उनका रिप्रोडक्शन हुआ तो आपके फादर आए, फादर से रिप्रोडक्शन आप आए, अब आपकी जनरेशन आगे चलती रहेगी। मतलब कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन देखने मिलती है किसमें? रिप्रोडक्शन में। अब देखिए, reproduction is observed in all living organisms from single celled entities such as amoeba to multicellular entities of an most advanced forms such as human beings। मैंने जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया तब आपको बताया था कि सिंगल सेल से लेकर के मल्टी सेल्यूलर एडवांस ऑर्गेनिज्म तक सब में रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन को हमने बताया था कि अच्छा, रिप्रोडक्शन इज द फीचर फॉर आइडेंटिफाइंग ऑफ अ लिविंग बींग, कि मतलब अगर हम लिविंग बींग किसी को बोल रहे हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूं कि एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। अब देखिए, मान लो ये अमीबा है, एक लाइन से आप अमीबा को याद कर सकते हैं कि कुछ भी बना दो तो अमीबा बन जाता है। इसका क्या मतलब है? कुछ भी बना दो तो अमीबा बन जाता है, इसका मतलब है कि इसकी इनडेफिनेट साइज है और शेप है। इनडेफिनेट शेप एंड साइज का क्या मतलब है? यार आज अभी आपने अमीबा को देख लिया, मान लो अभी आपने अमीबा को माइक्रोस्कोप में देख लिया तो अमीबा सर्कल दिख रहा है। अब 2 सेकंड पलक झपका के फिर देखोगे तो वो कुछ और शेप में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको याद रखने के लिए ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी बना दो तो अमीबा बन जाता है। तो मान लो ये मैंने बना दिया, ये अमीबा है। अब अमीबा में रिप्रोडक्शन मैंने क्या बोला कि सिंगल सेल का है। अगर सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है तो बिल्कुल बेसिक तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा। बेसिक तरीके से रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? बीच में से डिवाइड करेगा, तो एक डॉटर सेल बनाएगा, यहां पर एक डॉटर सेल बनाई, मतलब एक अमीबा फिक्स्ड शेप में और साइज में डिवाइड होकर के फर्दर 2 डॉटर सेल्स बना देगा। समझ गए? तो ये बिल्कुल सिंपल रिप्रोडक्शन हो गया। ओके, रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट इन 2 मोड्स डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स। अब यहां से अब देखिए एक चीज, मैंने क्या बोला कि रिप्रोडक्शन
अलग कैसे करेंगे हम रिप्रोडक्शन डिवाइड? अब देखिए, रिप्रोडक्शन का डिफरेंशिएट होता है पेरेंट के बेसिस पे। मान लो मैंने सिंगल पेरेंट ले लिया, अगर मैंने एक ही पेरेंट ले लिया मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मैंने दो पेरेंट ले लिए मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखिए, रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन वेदर देयर इज वन और टू ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब अपन एक एक करके अलग अलग पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद। When the offspring is produced by the single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is called as asexual reproduction. Asexual reproduction के बारे में आप बेसिक बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर जब एक पेरेंट बिना कोई गैमेट बनाए रिप्रोड्यूस करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पेरेंट। मान लो मैंने एक कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया कि इसको रिप्रोडक्शन करना है, अब मैंने बोल दिया कि इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं है, मतलब इसके साथ में कोई और पेरेंट नहीं चाहिए, ये खुद से ही रिप्रोड्यूस कर देगा, खुद का गैमेट बना देगा या फिर खुद ही डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने अभी अमीबा में बताया कि अमीबा खुद क्या करता है, दो सेल में डिवाइड कर देता है और दो डॉटर सेल्स बना देता है और वही उसका रिप्रोडक्शन है। समझो, वही उसकी ग्रोथ है, वही उसका रिप्रोडक्शन है, वही उसकी सेल डिवीजन है। क्यों? क्योंकि एक ही सेल है, एक ही सेल में क्या करोगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर डिवीजन सब कुछ सेम होता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ओके, एक होता है क्लोन्स। अब इसके बारे में समझिए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर पेरेंट, दे आर क्लोन्स। क्लोन्स का देखिए समझिए बेटा, जैसे ह्यूमन बींग्स ने रिप्रोडक्शन करा, उनका जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, वो ह्यूमन बींग्स की तरह दिखेगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली उसके फादर या मदर की तरह दिखेगा? नहीं दिखेगा। आप मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म ले लो, ह्यूमन बींग्स में हमने एग्जांपल ले लिया कि फादर मदर का रिप्रोडक्शन हुआ और बर्थ हुआ ऑफस्प्रिंग का, क्या ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकली सेम दिखेगा? ना तो फादर की तरह सेम दिख सकता है, ना मदर की तरह सेम दिख सकता है। लेकिन अगर वही हम छोटे ऑर्गेनिजम्स में चले जाते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है, मैंने अभी अमीबा बताया, तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होगा ना, उसमें जो अमीबा डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाएगा ना, वो आइडेंटिकल होंगी एग्जैक्टली टू द पेरेंट अमीबा। मतलब क्या? और वो क्या होंगे? क्लोन्स होंगे एक दूसरे के। क्लोन्स का मतलब होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर। जेनेटिकली का मतलब जिनके जीन्स और सेल्स सेम हो, और मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम हो। अब देखिए, इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू to give rise to a new individual, thus in this organism division is a mode of reproduction itself। अभी मैंने बताया जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर तो सेल डिवीजन को मान लो या रिप्रोडक्शन मान लो या ग्रोथ मान लो, सब एक ही है। अब सेल ही एक है आपके पास, तो आप उसको डिवाइड करोगे, वही आपका रिप्रोडक्शन, वही आपका सेल्यूलर सेल्यूलर रिप्रोडक्शन हो गया, वही आपका सेल डिवीजन हो गया और वही आपकी ग्रोथ हो गया। बाइनरी फ्यूजन एक नया टर्म आ रहा है। बाइनरी फ्यूजन, इन दिस मेथड ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, एग्जांपल अमीबा एंड पैरामीशियम। अभी जस्ट आपको बताया, देखिए अमीबा तो मैंने बता दिया कि कुछ भी बना दो तो अमीबा बन जाता है, और वो जब डिवाइड करता है तो दो डॉटर सेल्स में बनाता है जो कि इक्वली आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। एक दूसरा एग्जांपल यहां पे मेंशन था पैरामीशियम। एक दूसरा एग्जांपल है पैरामीशियम। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम का। पैरामीशियम में भी सेम कंसेप्ट होता है कि डिवाइड करके दो पैरामीशियम बना देगा। तो एक तो हमने एग्जांपल देख लिया अमीबा, और एक हो गया पैरामीशियम। बर्डिंग, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बर्डिंग। ये सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चल रहा है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके बाद देखेंगे अपन। बर्डिंग, अ स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन्स अटैच इनिशियली विद पेरेंट्स, एग्जांपल ईस्ट। यहां पे आप हाइड्रा भी लिख सकते हो, एक एग्जांपल होता है इसका हाइड्रा। ओके, हाइड्रा में मैं बर्डिंग बताता हूं आपको।
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हाइड्रा का। अब हाइड्रा क्या करता है बेटा, यहां पे एक बर्ड जनरेट करता है। बर्ड का मतलब होता है छोटा हाइड्रा, बिल्कुल छोटा सा बेसिक जो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है हाइड्रा की, वो जनरेट करता है। अब ये अगली स्टेज में आप देखोगे ना तो ये बर्ड थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको, और थर्ड स्टेज में बर्ड एज इट इज इसके जैसा दिखेगा और यहां से डिटैच हो जाएगा, यहां से डिटैच होके एज इट इज इसकी कॉपी बना देगा। मतलब एडल्ट जो हाइड्रा था और बेबी हाइड्रा एज इट इज दिखेंगे। देखो आप, स्मॉल बर्ड, ये स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन्स अटैच इनिशियली वो अटैच रहेगा बॉडी से विद द पेरेंट एंड गेट सेपरेटेड ऑन मैच्योरेशन, मतलब जब मैच्योर हो जाएगा तो सेपरेट हो जाएगा। तो ये किसमें देखने को मिलता है आपको, ईस्ट और हाइड्रा में। ये देखिए, ये ईस्ट में आपको दिखा देते हैं, एक डायग्राम भी मैं लेके आया हूं। ये ईस्ट की मदर सेल है, आप मान लो इसको मदर सेल मान लो, पेरेंट ईस्ट सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस, ओके, एक ही सेल का होता है ईस्ट, यूनिसेल्युलर, ठीक है। इसमें एक बर्ड बन रहा है, देखो बेटा, ये जो न्यूक्लियस है वो हल्का हल्का सा डिवाइड कराइए इनिशियली, ठीक है। अब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करा, दो डॉटर न्यूक्लियाई होगी, मतलब एक थी एक और बन गई। अब देखो बेटा, चेन बनेगी इसी तरीके से, ये आप देख सकते हो, डॉटर ईस्ट ऐसे ऐसे बनती जाएगी, बर्ड बनेंगे, और बर्ड बन के जब मैच्योर होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे, पेरेंट से डॉटर ईस्ट सेपरेट हो जाएंगे। तो यही मैंने बताया आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखिए बेटा, अपन ने आज हल्का हल्का से देख लिया लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, इसके बारे में एक दो क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से अपन क्वेश्चन करते हैं। अगले लेक्चर में अपन इसके बाद का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि मेन टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर का, वो करेंगे। अब देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, ओके, लाइफ स्पैन रिप्रेजेंट्स, अभी मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था लाइफ स्पैन, आप खुद पढ़ो, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू मैच्योर डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, पीरियड फ्रॉम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड पीरियड फ्रॉम एडोलेसेंस टू सेनेसेंट फेट। मैंने आपको एक ही लाइन बताई है कि लाइफ स्पैन को अगर हम सिंपल भाषा में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ, द टाइम पीरियड in which the organism survive on this planet is lifespan। देखो, the period from birth to natural death of an organism as it is line है एनसीईआरटी की, as it is, बिना सोचे आप आराम से टिक करोगे कि सर यही है, कोई सोचने की सवाल ही नहीं है इसमें कि सर ये होगा कि नहीं, सीधा क्या बोला मैंने, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, लाइफ स्पैन। ये सेकंड क्वेश्चन, लाइफ स्पैन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, क्या साइज पे डिपेंड करता है, क्या शेप पे डिपेंड करता है, क्या बोथ ए एंड बी, या नन। अब आपको यहां इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूं, देखो, एक ले लेते हैं पैरट, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं पैरट, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेता हूं क्रो। क्रो और पैरट दोनों की साइज क्या लमसम सेम होती है, आप बोलोगे हाँ सर लमसम सेम होती है, साइज थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। क्रो का लाइफ स्पेन होता है 15 साल का, कितना होता है, 15 साल का, मतलब एक क्रो जो है वो उसकी लाइफ में बर्थ से नेचुरल डेथ तक 15 साल तक जी सकता है ऑन एन अप्रॉक्स। पैरट 140 साल तक सरवाइव कर सकता है, 140 ईयर्स। क्या साइज से, साइज सेम थी, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज, लेकिन फर्क देखो आप, ये 15 साल जी सकता है और ये 140 साल। आप जैसे कि एलिफेंट ले लो, एलिफेंट 60 ईयर्स तक जीता है। सारे एग्जांपल ले सकते हैं, आप डॉग ले लो, डॉग 20 से 25 साल तक जीता है। एक एग्जांपल और, बटरफ्लाई ले लो, बटरफ्लाई सिर्फ 2 वीक तक सरवाइव करता है। अगर बटरफ्लाई का एग्जांपल ले लो तो आप अप्रोक्सीमेटली 15 डेज ले लो, 2 वीक हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म उसकी शेप या साइज पे क्या डिपेंड कर रहा है, उसका लाइफ स्पैन। क्वेश्चन पढ़ो, लाइफ स्पैन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अभी बताया हो ही नहीं सकता। क्या शेप पे डिपेंड करता है, नहीं करता है। बोथ एंड भी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहला भी गलत है और दूसरा भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, है ना प्रभु। तो यहां पर हम अपना चैप्टर जो आज हमने स्टार्ट करा उसमें जो पहला टॉपिक लिया हमने लाइफ स्पैन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो आज हम यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक है, तो मैंने आराम आराम से लिया, आपको समझ में आ जाए। चैप्टर लिंक भी करता है बहुत सारे चैप्टर से, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज हम ये क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, आपको समझ में आ गया कि लाइफ स्पैन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ हमारे बैचेस के बारे में जो हम चला रहे हैं अभी फिलहाल। एक तो हमारा कर्मय बैच है क्लास 12 का, जो अभी चल रहा है हाल ही में, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, कर्मय बैच है इसका नाम, क्लास 12 के लिए, जिसमें पीसीएमबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी हम कवर करवा रहे हैं। 11th क्लास का जो बैच चल रहा है जिसमें मेरी लिविंग वर्ल्ड की क्लासेस चल रही है, हमारे दूसरे सारे केमिस्ट्री के, वो भी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा, तो वो क्लास संस्कार बैच में चल रही है, जो कि 11th क्लास का बैच है। उसके बाद एक 10th क्लास का बैच है जिसका नाम है विश्वजीत बैच, जिसमें मैथ्स और साइंस पढ़ाई जाती है।
उसके बाद एक बैच है उन्नय बैच, जिसमें स्टडी 9th क्लास की करवाई जाती है, मैथ्स और साइंस की। और लास्ट हमारा एक बैच है विश्वास बैच, जिसमें 8th क्लास की मैथ्स और साइंस की स्टडी करवाई जाती है। तो ये आप कुछ चीजें देख सकते हो हमारे बैच के बारे में कि हम कौन कौन से बैच, कौन कौन से क्लासेस कवर करवाते हैं। अब जीबी फाउंडेशन ऑफर्स क्या लाता है आपके लिए, वो आप देखो। पहला तो हमारे जो लेक्चर्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पे हैं प्रॉपर। हम पूरे चारों जो साइंस मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उन सबको एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाके आपके सामने देते हैं। दूसरी चीज, चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए हमारा ये नया इनिशिएटिव है कि जैसे कि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, साथ ही मैंने क्वेश्चंस ले लिए, ताकि बच्चा क्या है कि टॉपिक पढ़ेगा, तुरंत क्वेश्चन करेगा, तो वो भूलेगा नहीं। कभी भी टॉपिक पढ़ के तुरंत क्वेश्चन करने से उस टॉपिक को ज्यादा याद रख सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन सब करते हैं, लेकिन अपन साथ में क्वेश्चन लेंगे। जैसे ही हम साथ में क्वेश्चन लेंगे, लास्ट में आप जब क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व करोगे, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्लास के साथ साथ हमने क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए पीडीएफ के फॉर्म में हम नोट्स भी अवेलेबल करवाएंगे। और मान लीजिए आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं फ्यूचर में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल करवाएंगे कि जो हमने कल क्लास करी है वो आज रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी। एक चीजें के टेस्ट लिया जाएगा हर चैप्टर के बाद। इससे क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हम प्रॉपर, एक तो साथ में क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं, क्लास के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, आप कितना सीख पाए, क्या नहीं सीख पाए, किस चीज में आपको डाउट आ रहा है, तो वो सब हम उससे पता कर लेंगे। उसके बाद हम एक पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे। पीवाईक्यूज होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे हमको आइडिया मिलता है कि फ्यूचर में कैसा पेपर पैटर्न बनता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे हम। उसके बाद लाइव स्ट्रीम्स भी चलेंगी, जो आपको बता दिया मैंने, लाइव स्ट्रीम चलेंगी। और लास्ट में हम डीपीपीस का भी बताएंगे कि डीपीपीस होती है प्रॉपर ओवरऑल सिलेबस, मतलब जो भी हमारे चैप्टर्स हो गए उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुकलेट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसको डीपीपी बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स। ठीक है। और सारे कोर्सेज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फॉर्म में अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ जाना है प्ले स्टोर पे, हमारा ऐप है जीवी फाउंडेशन, उसको डाउनलोड करना है, उस पर आपको परचेस करना है कोर्स, और ये सारी फैसिलिटीज आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल करवाएंगे। थैंक यू। अब मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।